आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल न्यू एरा कॉमर्स क्लासेस पे। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं हर बार जो है वो सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस फाउंडेशन के रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। आज उसी सीरीज़ में जो है अपना एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो कि सीएस एग्जीक्यूटिव के सेकंड ग्रुप का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसका जो चैप्टर है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग, उसको आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो में जो है मैं इस चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसमें हमने सीपीएम और पार्ट और अलग अलग मेथड हमने यहाँ पर देखे थे, बीसीजी मैट्रिक्स वगैरह जो है हमने यहाँ पर देखा था। तो आज जो है हम इसका लास्ट सीरीज है इस चैप्टर की, तो ये 3rd वीडियो आज मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। आप सभी इस 3rd वीडियो को देखने से पहले जो है इससे पहले के जो 2 वीडियो है उसको आप जरूर देख लें, तो आपको चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं चैप्टर को मॉड्यूल से ही एक्सप्लेन करता हूं, तो आप जो है अपना मॉड्यूल ओपन करके रखें। यहाँ पर पेज नंबर 508 पे जो है हम अब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एंड्स ऑफ मैट्रिक्स, एंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो है हम 4 अलग अलग तरीके से अब हम अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे कि कितनी तरीके से बिजनेस एक्सपांड हो सकता है। तो बिजनेस के ग्रोथ के लिए हमने 4 वेज यहाँ पर बताए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है कि व्हाट इज़ द एंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स। तो एंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स जो है सबसे पहले हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में 1957 में ये पब्लिश हुआ था एंड वॉज क्रिएटेड बाय द स्ट्रेटेजिस्ट Igor Ansoff to help management teams to focus on the options for business growth. In common with other popular strategy models, it is built around a 2x2 मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो है 2x2 मैट्रिक्स के द्वारा जो है इसको प्रिपेयर किया गया था। तो पहले जो 2 मैट्रिक्स जो मेन है वो है करंट प्रोडक्ट्स और न्यू प्रोडक्ट्स। तो हम किन किन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, करंट प्रोडक्ट या तो न्यू प्रोडक्ट्स, करंट मार्केट और न्यू मार्केट। करंट प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि हम अपना खुद का कोई प्रोडक्ट चेंज करेंगे, और जहाँ पर मार्केट की बात आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है नए कस्टमर यहाँ पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 2 चीज़ें, करंट प्रोडक्ट या तो न्यू प्रोडक्ट या तो करंट मार्केट या तो न्यू मार्केट। द 4 ग्रोथ ऑप्शंस एट द एंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स आर मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी। तो मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी जो है, मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब क्या, मार्केट में काफ़ी अंदर तक इन डेप्थ जो है मार्केट में पहुंचना। तो ये है करंट प्रोडक्ट और करंट मार्केट्स। इसके बाद में जो सेकंड स्ट्रेटेजी वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी जो है न्यू प्रोडक्ट और करंट मार्केट। डेट मीन्स कहने का मतलब क्या था कि एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर जो है हम हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, करंट प्रोडक्ट एंड न्यू मार्केट्स, नए मार्केट में हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन, न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू मार्केट, हम जो है पूरी तरीके से एक अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे और उसके लिए जो है एक डिफरेंट कस्टमर बेस भी जो है हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहला है ऑप्शन 1 मार्केट पेनिट्रेशन। तो मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स टू करंट कस्टमर्स सिमिलर टू द करंट कस्टमर बेस बट हु आर बाइंग कंपटीटर्स प्रोडक्ट। ऐसे जो हमारे जैसा ही प्रोडक्ट कंपटीटर के पास से परचेस कर रहे थे। कस्टमर सिमिलर टू द करंट कस्टमर बेस हु हैव नीड ऑफ प्रोडक्ट बट आर नॉट बाइंग इट येट। ऐसे कस्टमर की जिनको ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट तो थी पर किसी भी कारण से वो परचेस नहीं कर रहे हैं। इसके बाद में जो है द मार्केट पेनिट्रेशन ऑप्शन विथ एंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स यूजेस एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। तो यहाँ पर जो है हम कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, एग्जिस्टिंग रिसोर्स के ही हम ध्यान में लेंगे। किस तरीके से, बाय क्रिएटिंग वैल्यू। बाय क्रिएटिंग वैल्यू का मतलब क्या हुआ, हमें हमारे प्रोडक्ट की यूटिलिटीज बढ़ानी है। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम एक टर्म यहाँ पर उन्होंने यूज करी है, बिजनेस एज यूजुअल बट ऑन स्टेरॉइड। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, देखो क्रिएटिंग वैल्यू, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही हम बेच रहे हैं। इसके लिए उन्होंने वर्ड यूज़ किया है बिजनेस एज यूजुअल बट ऑन स्टेरॉइड। यहाँ पर ये आपको अलग से जो है उसके ऊपर फोकस करने का पर्पज़ ये था, OMR एग्ज़ाम है और हमें यहाँ पर ध्यान में होना चाहिए कि किस स्ट्रेटेजी के लिए कौन सा वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है। आफ्टर सर्टेन, देखो यहाँ पर क्या होगा, द डाउन साइड ऑफ द मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी आर। तो क्या डाउन साइड है, आफ्टर सर्टेन लिमिट
इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंक्रीज मार्केट शेयर, क्योंकि देखो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू एग्जिस्टिंग कस्टमर को आप बेच रहे हो, तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन हो जाएगी। यहाँ पर एक आपका सेचुरेशन लेवल आ जाएगा कि आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर को जो है जो उनकी नीड्स है उससे ज़्यादा प्रोडक्ट आप नहीं बेच पाओगे। तो दैट मीन्स वहाँ पर एक्सपांसन या ग्रोथ आपको सर्टेन लेवल तक ही मिलेगा, आपको वहाँ तक मिलेगा कि जहाँ तक आप इससे पहले नहीं पहुँच पाए थे। जब आप पहुँच गए तो फिर वहाँ पर जो है फुल स्टॉप लग जाएगा। और यहाँ पर ये भी चांसेस है, क्योंकि हम जो है एग्जिस्टिंग कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कंपटीटर्स के एग्जिस्टिंग कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है सबसे पहले प्राइस वॉर होने के चांसेस रहेंगे। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि आप जब कंपटीटर्स के कस्टमर को आपका प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो बट नेचुरल है कि हम जो है प्राइस को डाउन करेंगे। जब हम प्राइस को डाउन करेंगे तो वहाँ पर जो है कंपटीटर्स भी प्राइस डाउन करेगा और ऐसे जो है प्राइस वॉर हो जाएगी। एक और लिमिटेशन यहाँ पर है कि फोकस इज ऑन वन प्रोडक्ट ओनली लीड्स टू ऑल एग्स इन वन बास्केट। ऑल एग्स इन वन बास्केट का मतलब क्या हुआ कि हम जो है हमने पूरा का पूरा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के ऊपर ही कर दिया, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा फोकस और कहीं पर नहीं जाएगा, हमारा ध्यान और कहीं पर नहीं जाएगा और अल्टीमेटली जो है हमें लॉस होगा। सेकंड ऑप्शन है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। तो यहाँ पर जो है व्हेन टू चेंज प्रोडक्ट, कब हमें प्रोडक्ट अपना चेंज करना चाहिए। टू रिप्लेस प्रेजेंट प्रोडक्ट प्रोफाइल विथ न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट्स, हमें जो है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट चेंज करके कोई नया प्रोडक्ट बनाना चाहिए। टू प्रोवाइड प्रोडक्ट्स विच कॉम्प्लीमेंट द मेन प्रोडक्ट सोल्ड बाय द बिजनेस। टू प्रोवाइड प्रोडक्ट्स विच कॉम्प्लीमेंट द मेन प्रोडक्ट, दैट मीन्स कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर पहले कोई डेफिशिएंसी थी तो इसको हमें रिमूव करना है। टू प्रोवाइड वन स्टॉप शॉप बाय एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स टू द वैल्यू चेन। देखो वन स्टॉप शॉप, एक ही जगह पर जो है हमें सारे प्रोडक्ट मिल सके। आपको मालूम है कि कभी कभी क्या होता है कि एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट होता है। एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट का मतलब क्या होता है, एक ब्रांड अगर एक काफ़ी सारी चीज़ें अगर बना रही है तो वो एक ही अंडर वन रूफ एक ही जगह पर जो है उसको बेचेंगे। और इसका सबसे अच्छा जो है एग्जाम्पल पतंजलि का है। अगर आप पतंजलि की एक्सक्लूसिव स्टोर में जाओगे तो आपको वहाँ पर पतंजलि के बिस्किट भी मिल जाएंगे, पतंजलि का हेयर ऑयल भी मिल जाएगा, पतंजलि के कॉस्मेटिक्स भी मिल जाएंगे, पतंजलि की इवन मेडिसिन भी जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो कहने का मतलब क्या था कि वहाँ पर ये वन सिंगल स्टॉप वाला कंसेप्ट है। तो ये क्यों बेनिफिशियल रहता है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि आपको अलग अलग मार्केट तलाशना नहीं पड़ता है, बट ऑन द कॉन्ट्रारी कस्टमर जो है एक ही जगह पर आके आपके सारे प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। ऑप्शन 3 जो है इन द आंसर फॉर स्ट्रेटेजी मैट्रिक्स न्यू मार्केट फॉर द करंट प्रोडक्ट। हम करंट प्रोडक्ट के लिए नया मार्केट हम तलाश कर रहे हैं। तो जब हम नया मार्केट तलाश करेंगे तो इसके लिए अलग अलग वेज है। तो इसमें से जो सबसे पहला है ओपनिंग अप प्रीवियसली एक्सक्लूडेड मार्केट सेगमेंट। पहले हमने जिस मार्केट सेगमेंट को हमने छोड़ दिया था, जिसको हमने अलग कर दिया था, उसके ऊपर फोकस करेंगे। जैसा कि डिस्काउंट फॉर स्टूडेंट एंड ओल्ड एज पेंशनर एट थिएटर्स। एक एग्जांपल दिया उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कि हम जो है अगर थिएटर रन कर रहे हैं तो थिएटर में हम क्या करेंगे, जो स्टूडेंट है और जो सीनियर सिटीजन्स है उसके टिकट पे हम डिस्काउंट देते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि हमें एक नया मार्केट मिलेगा। न्यू मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमें अलग अलग सर्च और इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज़ करना चाहिए। कैसे कि देखो सपोज अगर आप गूगल में कोई कीवर्ड टाइप करता है कि जो अपनी प्रोडक्ट से मैच होता है, अपनी प्रोडक्ट की यूटिलिटी से मैच होता है, तो जो गूगल एड्स जो सबसे पहला जो रिजल्ट होता है जिसके साइड में लिखा हुआ होता है ऐड करके जो है स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ रहता है, तो उस तरीके से सर्च रिजल्ट में आपका प्रोडक्ट शो होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपको एक नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मिलेगा। एक रैंडम क्लिक के जरिए जो है आपको काफ़ी अच्छी इंक्वायरीज मिल जाएगी। एंटरिंग न्यू ज्योग्राफिक मार्केट्स बाय मूविंग फ्रॉम लोकल टू रीजनल टू नेशनल एंड फाइनली इंटरनेशनल लेवल। देखो यहाँ पर अगर हम, क्योंकि देखो हमें करंट प्रोडक्ट के लिए हम नया मार्केट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो है रीजनल से जो है नेशनल पे जाएंगे, नेशनल से जो है हम इंटरनेशनल पे ग्लोबल लेवल पे जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये सब अलग अलग मार्केट हुए। तो यहाँ पर हमें मेनली ये फोकस करना पड़ेगा कि हमारे लिए
कौन सा मार्केट ज़्यादा बेनिफिशियल है और कौन सा मार्केट हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न क्या है, कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई नए मार्केट में, सपोज मैं रीजनल ज्योग्राफिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हमने अगर किसी नई टेरिटरी में सेल्स शुरू करी है और हमने नई टेरिटरी में जब हमने सेल्स स्टार्ट किया तो हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पर जो है ये प्रोडक्ट इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं गया जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, तो बाद में हम उस मार्केट के ऊपर हम फोकस कम कर देंगे। नो डाउट हम अलग अलग स्ट्रेटेजी वहाँ पर अपनाएंगे कि एग्रेसिव सेलिंग करने की कोशिश करेंगे, बट इवन तो अगर प्रोडक्ट को सक्सेस नहीं मिल रही है तो फिर वहाँ पर जो है हमें फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट टू न्यू कस्टमर, जिसका मतलब होता है डाइवर्सिफिकेशन। हमने आज तक जो हमने हमारे कस्टमर्स को नहीं दिया था, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को नहीं दिया था, जो हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट भी चेंज कर रहे हैं, मार्केट भी चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है 3 तरीके से हम डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहला है डाइवर्सिफिकेशन इनटू रिलेटेड मार्केट्स व्हाइल द कस्टमर्स एंड प्रोडक्ट्स बोथ आर न्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब कस्टमर प्रोडक्ट जब पहली बार हम लॉन्च कर रहे हैं, फिर नए कस्टमर को लॉन्च कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे रिलेटेड मार्केट। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि देयर इज़ अ लॉजिक अबाउट द मूव दैट मेक्स सेंस टू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो दैट मीन्स इस तरह का जब हम मार्केट एक्सप्लोर करेंगे तो वो कुछ सेंस प्रोवाइड करेगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है, आपने नया प्रोडक्ट बनाया है और कस्टमर भी नया है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन इनटू अनरिलेटेड मार्केट यूजिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़। हमारा जो इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है, प्रोडक्शन की फैसिलिटीज़ जो है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, पर आज तक हमने जिस मार्केट में हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं किया है वहाँ पर हम सेल करेंगे। तो ये क्या हुआ, अनरिलेटेड मार्केट बोलेंगे। देखो रिलेटेड मार्केट क्या था, रिलेटेड मार्केट का मतलब ये था कि कस्टमर और प्रोडक्ट दोनों नए हैं। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन अनरिलेटेड मार्केट का मतलब क्या हुआ, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज जब हम प्रोडक्शन में चेंज नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे अनरिलेटेड मार्केट। और इसी जो ऑप्शन 4 में जो नेक्स्ट डाइवर्सिफिकेशन जो है अनरिलेटेड मार्केट का, विच रिक्वायर न्यू रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। अब अनरिलेटेड मार्केट में 2 हो गए, एक तो जो है हम एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट के साथ प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करें, और दूसरा जो है हम नया इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करें। डाइवर्सिफिकेशन जो है वो जनरली रिस्की होता है और इसको कभी कभी जो है सुसाइडल सेल भी बोला जाता है। सुसाइडल सेल का मतलब क्या, इसकी ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ करने के पीछे का रीज़न क्या है। देखो आपका एक प्रोडक्ट, करंट प्रोडक्ट अच्छा एग्जिस्टिंगली रन कर रहा था और आपने प्रोडक्ट को चेंज किया, आपने प्रीवियस प्रोडक्शन जो है उसको भी स्टार्ट रखा और आपने जो है काफ़ी सारा पैसा जो है, काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट आपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में किया, और अगर नया प्रोडक्ट अगर नए मार्केट में सक्सेस नहीं गया क्योंकि आपकी जो है ब्रांड वैल्यू अभी क्रिएट नहीं हुई है नए मार्केट में, प्रीवियस मार्केट में प्रीवियस प्रोडक्ट को लेकर है, तो इसलिए जो है वहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट फेल हो सकता है और आपको कैपिटल लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे सुसाइडल सेल। हाउ टू यूज़ एंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर 2 तरीके से हम एंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। पहला, टू हेल्प आइडेंटिफाई पॉसिबल स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस। सेल्स किस तरीके से बढ़ाएंगे, मार्केटिंग टेक्निक क्या होगी, तो अलग अलग स्ट्रेटेजी पे हम फोकस करेंगे। सेकंड है एज ए टूल फॉर असेसिंग प्रीफर्ड स्ट्रेटेजिक ऑप्शन टू चेक फॉर सम काइंड ऑफ बैलेंस। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या बैलेंस में हो सकता है। और जनरली एंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितने भी स्ट्रेटेजीज हम यूज़ करेंगे उसका मेन पर्पज एक ही होगा, डाइवर्सिफिकेशन। इसके बाद में जो है एडीएल मैट्रिक्स। तो एडीएल मैट्रिक्स जो है वो एक्चुअली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ उसका कंसर्न है। द आर्थर डी लिटिल प्रोवाइड्स विद एडीएल मैट्रिक्स दैट इज अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मेथड बेस्ड ऑन थॉट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब क्या हुआ, एक प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे सक्सेस हुई, वो सक्सेस होने के बाद में जो है अपने पीक लेवल पे पहुंच गई। पीक लेवल का मतलब क्या हुआ कि जहां पर उसकी डिमांड जो है वो कांस्टेंट है, और डिमांड कांस्टेंट होने की वजह से जो है फर्म का रेवेन्यू भी कांस्टेंट है, और आपका जो फर्म है दैट मीन्स वो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा अर्न कर रहा है, साथ में आप आपके रिसोर्सेज को भी फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं।
तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट अपने पीक लेवल पे है। उसके बाद जो है यहाँ पर इकोनॉमिक्स का रूल लागू होगा कि जैसे अगर आप फिक्स फैक्टर इंक्रीज नहीं करते हो तो आपका प्रोडक्शन जो है वो कंपैरेटिवली कम होता जाएगा और आप डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल में चले जाओगे। और जब आप डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल में चले जाओगे तो वहाँ पर जो है धीरे धीरे प्रोडक्ट जो है वो उसकी लाइफ एंड हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या था, नो डाउट इसमें यहाँ पर इनोवेशन जरूरी है, नया इन्वेस्टमेंट जरूरी है, तो ही जो है आप प्रोडक्ट का पीक लेवल मेंटेन कर सकते हो। तो एडीएल में जो है मेन फोकस हमने किया है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर। एडीएल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हैज़ 2 डायमेंशंस। एडीएल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के 2 डायमेंशन है। सबसे पहला है एनवायरमेंटल असेसमेंट और दूसरा है बिजनेस स्ट्रेंथ असेसमेंट। तो एनवायरमेंट असेसमेंट स्टडीज़ का मतलब यहाँ पर है कि इंडस्ट्री मैच्योरिटीज़ के ऊपर हम फोकस करेंगे कि इंडस्ट्री कितनी मैच्योर है, और बिजनेस स्ट्रेंथ असेसमेंट में जो है हम कम्पिटिटिव पोजीशन को हम फोकस करेंगे कि हम यहाँ पर कितने कम्पिटेंट हैं, हमारे कम्पिटिटर्स की जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंगली हम अपने आप को कहाँ पाते हैं। इंडस्ट्री मैच्योरिटी ऑफ लाइफ साइकिल स्टेज। अब इंडस्ट्री मैच्योरिटी क्या होता है यहाँ पर उन्होंने अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहला होता है एम्ब्रायोनिक। एम्ब्रायोनिक में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन स्टेज बाय द फॉलोइंग रैपिड मार्केट ग्रोथ। एम्ब्रायोनिक कौन सा है कि यहाँ पर जब हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है और मार्केट में जो है प्रोडक्ट धीरे धीरे ग्रोथ ले रहा है, और नो और लिटिल कंपटीशन, हाई प्राइसेस एंड इन्वेस्टमेंट एट द न्यू टेक्नोलॉजी। देखो क्योंकि प्रोडक्ट हमने नया लॉन्च किया है और ज़्यादा कंपटीटर भी नहीं है। सेकंड जो है ग्रोथ, तो इसमें इस स्टेज में क्या होता है, मार्केट इज स्ट्रेंथनिंग एज द सेल्स इंक्रीजेज। ठीक है, फ्यू कंपटीटर्स मेक एन अपीयरेंस। ग्रोथ स्टेज में क्योंकि देखो आप जब अर्न करने की कोशिश करते हो, ठीक है, आपका रेवेन्यू आप मेंटेन करने की कोशिश करते हो, आपकी सेल्स बढ़ी है, आपने ग्रोथ लिया है, तो उस टाइम पे आपके बिजनेस को देख के दूसरे कंपटीटर्स, न्यू एंट्रेंट्स भी मार्केट में एंटर होंगे। तो देखो आपको यहाँ पर जैसे आपने परफेक्ट कंपटीशन और अलग अलग मार्केट टाइप आपने देखी होगी। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि अगर सिंगल सेलर या बायर अगर उसकी एंट्री या एग्जिट से मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी तरीके से यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो है जब हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया था एम्ब्रायोनिक स्टेज में थे, उस टाइम पे हम मोनोपोली में थे, पर जब उसके बाद में जब हम ग्रोथ स्टेज में पहुँचे तो वहाँ पर जो है आपकी मोनोपोली बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है तो आपके कंपटीटर्स भी मार्केट में एंटर हो रहे हैं। थर्ड जो है मैच्योरिटी। At maturity stage, the market is completely stable with well-established base of customer and market share are also stable. जो मैंने आपको अभी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आपको पीक लेवल मैंने आपको समझाया था कि आप फुल रिसोर्सेज को आप यूटिलाइज कर रहे हो, आप प्रोडक्शन जो आपकी जो कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्शन भी कर रहे हो, और आपकी जो डिमांड जो है वो भी अपनी पीक पे है, और अगर डिमांड पीक पे है तो जो है आपकी रेवेन्यू भी पीक पे है, तो इसको हम बोलेंगे मैच्योर। इसके बाद का जो लास्ट स्टेज है वो है एजिंग। द लास्ट स्टेज ऑफ द मार्केट इन विच द मार्केट वॉल्यूम श्रिंक्स एज द डिमांड डिक्लाइन, स्नैचिंग मार्केट शेयर फ्रॉम द कंपीटिटर्स बिकम डिफिकल्ट। इसके जो बाद का स्टेज है वो कौन सा है कि उसको उन्होंने बोला है एजिंग, जहाँ पर हमारे कंपीटिटर्स हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, तो ये जो है आपके 4 स्टेज थे एडीएल मैट्रिक्स के। अच्छा, अगर आपको इस 4 स्टेज को याद रखना है तो बहुत ही सिंपल है कि आपने अगर इकोनॉमिक्स अगर आपने इससे पहले स्टडी किया होगा तो आपको जो प्रोडक्शन की थियरी उसके अंदर आपको मालूम होगा कि जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, इस तरीके से 3 स्टेज होते हैं। तो आपको ठीक उसी को ध्यान में रखना है। जब आपको अगर इसको आप अगर ये तीनों स्टेज अगर आपको अच्छे से याद रहेगा तो आपको एडीएल मैट्रिक्स समझने में कोई परेशानी नहीं रहेगी। इसके बाद में है कम्पिटिटिव पोजीशन। तो कम्पिटिटिव पोजीशन में सबसे पहला है पोजीशन में है सबसे पहला डोमिनेंट। तो डोमिनेंट जो है वो एक डोमिनेंस अपने आप में रेयर फिनोमिनन है, और ये जो है नियर मोनोपोली। देखो एक्चुअली प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो है पूरी तरह 100% मोनोपोली या तो 100% परफेक्ट कंपटीशन एक माइथ, दैट मीन्स एक मिथ है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से जो है मार्केट में डोमिनेंस होना भी बहुत बड़ी बात होती है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो है किसी भी सेलर का डोमिनेंस नहीं हो सकता है। सेकंड है स्ट्रॉन्ग। तो डोमिनेंट के बाद में जो है हम कॉम्पिटिटिव पोजीशन के अलग अलग स्टेज पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट है डोमिनेंट, दूसरा है स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है कंपनीज कंपेरेबली पावरफुल ऑल्दो द कंपीटिटर्स आर वर्किंग एग्रेसिवली। कंपनीज कंपेरेबली पावरफुल, जब हम किसी और के साथ जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं तो हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग। थर्ड स्टेज जो है
वो है फेवरेबल। तो यहाँ पर जो है आपका सेल्स जो है वो स्टेडी है फेवरेबल में, और आपकी जो है कंपनी की प्रोडक्ट जो है उसकी जो क्वालिटी, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जो कंज्यूमर जो चाहता है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पर जो है आपका प्रोडक्ट भी स्ट्रॉन्ग है, तो इसको हम बोलेंगे फेवरेबल पोजीशन। इसके बाद में है टेनेबल। द कंपनी कीप स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन स्मॉल निश स्पेसिफिक ज्योग्राफिक लोकेशन और वेरी फोकस्ड प्रोडक्ट डिफरेंसेस द फोर्स ऑफ कंपटीटर स्ट्रेंथन्स एंड कॉजेज डिफिकल्टीज फॉर द कंपनी। देखो आपने तो क्वालिटी मेंटेन करी हुई है, प्रोडक्ट की सेल्स मेंटेन किया हुआ है, रेवेन्यू मेंटेन किया हुआ है, आपके मार्केट शेयर को मेंटेन किया हुआ है, बट इवन दो कंपटीटर्स जो है वो आपके ऊपर ज़्यादा भारी पड़ रहा है, तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे टेनेबल। और उसके बाद वाली जो सबसे लास्ट पोजीशन जो यहाँ पर है कंपेटिटिव पॉलिसी की, वो है वीक। द प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री फैक्ट्री मेकिंग पोजीशन ऑफ द कंपनी अनअट्रैक्टिव। द मार्केट शेयर इज डिक्लेयरिंग दो दे हैव अपॉर्चुनिटीज इन ऑर्डर टू एनहांस देयर पोर्शन। मार्केट शेयर अपना कम होता जा रहा है, तो यहाँ पर जो है हम कंपटीशन में से बाहर होने के चांसेस है, और यहाँ पर जो है आप वीक की डेफिनेशन में आ जाओगे, क्योंकि इस प्रोडक्ट ने आपको पहले जितनी रेवेन्यू अर्न करके दी है इतनी रेवेन्यू जो है ये प्रोडक्ट आपको अर्न करके नहीं दे रहा है। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है वो है जीई मैककिन्सी मैट्रिक्स। जीई मैककिन्सी मैट्रिक्स इज ए स्ट्रेटेजी टूल for a multi-business corporation used in a brand marketing and product management that assist a company to decide about the products to be added to its portfolio and opportunities to be prioritized। देखो जीई मैककिन्सी एक ऐसा मैट्रिक्स है कि जो कंसल्टेंट्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो दैट मीन्स कि जो बिजनेस कंसल्टेंट होते हैं कि जो बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी के लिए या तो ग्रोथ या तो फिर जो है मार्केट की अपॉर्चुनिटी क्या क्या हो सकती है जिसको एक्सप्लोइट कर सकता है एक बिजनेस यूनिट, उसके बारे में एडवाइस देते हैं। तो जो मैककिन्सी मैट्रिक्स जो है वो जनरली बिजनेस कंसल्टेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और खास करके ऐसी फर्म जो ब्रांड मार्केटिंग और प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जो एक्टिव है। द जीई मॉडल डायमेंशंस आर मल्टीफैक्टोरियल। वन डायमेंशंस कंप्राइजेज इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मेजर्स, इसके अंदर जो है एक इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मेजर्स है, एंड द अदर कंप्राइजेज ऑफ इंटरनल बिजनेस स्ट्रेंथ मेजर्स। तो दैट मीन्स यहाँ पर दो चीज़ों पे फोकस किया गया है। सबसे पहला जो है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, और दूसरा जो है इंटरनल बिजनेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो। अंडरस्टैंडिंग द टूल, तो यहाँ पर जो है सबसे पहला फोकस जो हमारा रहेगा कि कम रिसोर्सेज में कैसे ज़्यादा अच्छा काम किया जाए। तो सबसे पहला जो है कॉन्फ्लिक्ट विथ रिलेटेड टू द स्कैर्स रिसोर्सेज। तो स्कैर्स रिसोर्सेज से रिलेटेड क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, दैट मीन्स अगर हमें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ानी है, तो उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिएंगे तो अगर वो हमारे पास सफिशिएंट अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में भी हम कैसे काम करेंगे। तो जब हम स्कैर्स रिसोर्सेज में काम करेंगे और वहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट होगा, तो कन्फ्लिक्ट कहाँ पर होगा, बिटवीन टीम्स। सेल्स की टीम को अलग पैसे की ज़रूरत है, फाइनेंस की टीम को अलग से पैसे की रिक्वायरमेंट है, सर्विस वाले को भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, तो उनके बीच में जो है स्कैर्स रिसोर्सेज में कन्फ्लिक्ट होंगे। फंक्शनल डिपार्टमेंट, डिविजन्स एंड वेरियस बिजनेस यूनिट, जहाँ पर प्रोडक्ट डाइवर्सिफाइड है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस किया जाता है तो जो जितने भी डिपार्टमेंट है उन सभी को जो है लिमिटेड रिसोर्सेज में ही काम चलाना है, तो वहाँ पर उनके बीच में भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। कीपिंग दिस इन माइंड, दैट मीन्स कन्फ्लिक्ट को ध्यान में रखते हुए, द बीसीजी मैट्रिक्स एंड इज इम्प्रूव्ड वर्जन जीई मैककिन्सी मैट्रिक्स वॉज डेवलप्ड इन 1970s बाय द जनरल इलेक्ट्रिक। देखो जनरल इलेक्ट्रिक एक बहुत बड़ा नाम है, और आप ये मान के चलो कि वो कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनाता है, वो जो है कैपिटल गुड्स भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है और कंज्यूमर गुड्स भी प्रोड्यूस करता है, एंड इवन जो जीई जो है जनरल इलेक्ट्रिक्स जो है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस में भी है, बाय वे ऑफ एनबीएफसी भी जो है वो काम करता है जीई मनी के नाम से। Therefore the GE consulted the McKinsey and Company। देखो अब जीई ने जब इस मैट्रिक्स को डेवलप किया तो उस मैट्रिक के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है उन्होंने मैककिन्सी का कॉन्ट्रैक्ट किया एंड डिजाइन द 9 बॉक्स फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर जो है उन्होंने 9 बॉक्स फ्रेमवर्क, देखो ये जितने भी मैट्रिक्स है वो 2x2 या तो फिर जो है जैसे हमने देखा था कैश काउ, स्टार्स, इस तरीके से जो है उसको पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजी में बॉक्स में या तो पर्टिकुलरली किसी शेप में उसको प्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर जो जी मैट्रिक्स जो है वो 9 बॉक्स में है। द 9 बॉक्स मैट्रिक्स प्लॉट्स बिजनेस यूनिट्स ऑन 9 सेल्स दैट इंडिकेट वेदर द कंपनी शुड इन्वेस्ट इन ए प्रोडक्ट
हार्वेस्ट और डिवेस्ट इट और टू डू ए फर्दर रिसर्च ऑन द प्रोडक्ट। तो 9 बॉक्स यहाँ पर ये बताएंगे कि इस प्रोडक्ट को हमें प्रोड्यूस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट वापस ले लेना चाहिए, या यहाँ पर और ज़्यादा रिसर्च और इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है। एंड इन्वेस्ट in it if there are still some resources left. Both these tools have served the purpose by comparing the business units and dividing them in suitable groups as per their worth. तो यहाँ पर जो है अब हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। तो यहाँ पर इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस का मतलब यह है कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जो है किस तरीके से कम्पीट करेगी, खास करके लॉन्ग रन में। तो इसको हम बोलेंगे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस कंसिस्ट ऑफ मैनी फैक्टर। तो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस जो है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला कि लॉन्ग रन ग्रोथ रेट कितना है, दूसरा जो है इंडस्ट्री साइज क्या है, इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी क्या है पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल के अकॉर्डिंगली, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर क्या है, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या है, उसमें कितना चेंज है, डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, प्राइसेस का ट्रेंड क्या है, मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, दैट मीन्स कि जिसको हम बोलते हैं पेस्टल एनालिसिस, पॉलिटिकल, इकोलॉजिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल। इसके अलावा जो है सीजनलिटी, तो दैट मीन्स कि हमारा प्रोडक्ट सीजनल है या नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर और मार्केट सेगमेंटेशन। तो इन सभी फैक्टर्स को हम ध्यान में लेंगे तब हम जो है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एज्यूम कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट और अ प्रोडक्ट। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ जो है प्रोडक्ट की क्या हो सकती है, द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमाइन द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ फॉर सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखो हम मेंटेन कर सके जिस एडवांटेज को, उसके लिए वर्ड यूज़ किया है सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो उसमें कितनी चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, तो टोटल मार्केट से, दूसरा है मार्केट शेयर ग्रोथ कंपेयर्ड टू राइवल्स, ब्रांड स्ट्रेंथ, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, कस्टमर लॉयल्टी, VRI और रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ इन मीटिंग इंडस्ट्रीज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, स्ट्रेंथ ऑफ ए वैल्यू चेन, लेवल ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी। अब है यूजिंग द टूल। तो सबसे पहला जो है इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, जो है जी मैकिन्सी में इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला डिटरमाइन द इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस ऑफ ईच बिजनेस यूनिट। हर एक बिजनेस यूनिट की जो है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस जो है हम यहाँ पर सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो मेक ए लिस्ट ऑफ फैक्टर्स, सबसे पहली चीज़ ये है मेक ए लिस्ट ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द इंडस्ट्री। अपनी इंडस्ट्री को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स गवर्नमेंट पॉलिसी है या टैक्स का स्ट्रक्चर है, जो कुछ भी है। असाइन वेट्स, तो यहाँ पर जो है हम हर एक फैक्टर को एक वेट असाइन करेंगे 0.01 से लेकर 1 तक। तो दैट मीन्स 0.01, 0.02, 0.03 और 0.09, उसके बाद में जो है 1 तक हम पॉइंट असाइन करेंगे। तो यहाँ पर जो है 0.01 ऐसे फैक्टर को पॉइंट देंगे जो बहुत ही, जो हमारे बिजनेस को बहुत बिल्कुल ही अफेक्ट नहीं कर रहा है, बहुत ही थोड़ा सा अफेक्ट करेगा, माइनर एकदम, तो उसको ऐसे फैक्टर को वेट देंगे 0.01। और जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा उसको हम देंगे 1। रेट द फैक्टर्स, उसके बाद में देखो रेट असाइन करने के, वेट असाइन करने के बाद में जो है हम उसकी रेटिंग करेंगे। रेटिंग करने का मतलब क्या है कि कौन सा फैक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा हमें अफेक्ट करेगा। अगर जहाँ पर देखो ऐसा फैक्टर है कि जो हमें अफेक्ट करेगा और हमारी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस बढ़ा सकता है, तो वहाँ पर जो है हम उसको 5 से लेकर 10 तक का रेट देंगे। और जो हमारी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस कम कर सकता है तो उसको हम 1 से लेकर 5 का रेट देंगे। उसके बाद में जो है टोटल स्कोर हम कैलकुलेट करेंगे। हायर स्कोर मीन्स हायर अट्रैक्टिवनेस, अगर आपका स्कोर जितना ज़्यादा होगा उतनी अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा होगी, ठीक है। सेकंड स्टेप जो है वो स्टेप 1 जैसा ही है, पर जो सेकंड स्टेप में जो है हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ इवेल्युएट करेंगे। तो दैट मीन्स कहने का मतलब क्या था, अब हम कंपटीशन के बारे में बात करेंगे। पहले फर्स्ट पॉइंट में हमने फर्स्ट स्टेप में इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस की बात करी थी, सेकंड स्टेप में जो है हम जो है कंपटीशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर भी मेक ए लिस्ट ऑफ फैक्टर्स, असाइनमेंट, रेट द फैक्टर्स, यही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि अगर जैसे आपका स्कोर ऐसे फैक्टर्स की जो आपको कंपटीशन में हेल्प कर रहे हैं, आपकी फेवर में जा रहे हैं, तो इसको हम वेट देंगे 5 to 10 और रेट देंगे 5 to 10 का। और जो आपको कंपटीशन से बाहर कर रहे हैं या तो आपके नेगेटिव फैक्टर्स है, तो ऐसे को हम रेट देंगे 1 to 5। तो दैट मीन्स जहाँ पर आपका जितना स्कोर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर जो है आपकी कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा होगी। थर्ड जो है प्लॉट द बिजनेस यूनिट्स ऑन ए
मैट्रिक्स। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि हर एक बिजनेस यूनिट को एक सर्कल के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे एंड द साइज ऑफ सर्कल विल बी फॉलोड बाय द रेवेन्यू। तो दैट मीन्स कि हमें जिस बिजनेस यूनिट की रेवेन्यू सबसे ज़्यादा होगी उसको हम बड़े सर्कल में रखेंगे और जिस बिजनेस यूनिट की रेवेन्यू कम होगी उसको हम छोटे सर्कल में रखेंगे। देयर आर 3 ग्रुप ऑफ बॉक्सेस और इस मैट्रिक्स के अंदर जो है 3 बॉक्स है, इन्वेस्टमेंट और ग्रो, सिलेक्टिविटी और अर्निंग, और हार्वेस्ट एंड डिवेस्ट। ईच ग्रुप ऑफ बॉक्सेस इंडिकेट्स व्हाट शुड यू डू विथ योर इन्वेस्टमेंट्स। अब रेवेन्यू क्या अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि इन्वेस्ट करना है कि डिवेस्ट करना है, कि हमें अर्निंग पे फोकस करना है, कि इसमें ज़्यादा सिलेक्टिव रहना है, या तो फिर जो है हार्वेस्ट करना है। दैट मीन्स हमें इसको और बढ़ाना है। इन्वेस्टमेंट इन प्रोग्रेस विच गिव्स मोस्ट। देखो अब इन्वेस्ट और ग्रो बॉक्स जो है इसके अंदर जो है हम फोकस करेंगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो हम ऐसी जगह पर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे कि जहाँ से हमें ज़्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। सेकंड जो बॉक्स है वो है सिलेक्टिविटी और अर्निंग बॉक्स। इन्वेस्टमेंट ऑफ द लेफ्ट ओवर मनी इन लार्ज मार्केट्स वेयर नो डोमिनेंट प्लेयर्स आर प्रेजेंट। कहने का मतलब क्या है, सिलेक्टिविटी और अर्निंग बॉक्स में हम किस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, जहाँ पर हमारे ज़्यादा कंपिटिटर्स नहीं है, जहाँ पर कोई ऐसा डोमिनेंट पोजीशन वाला प्लेयर नहीं है। हम ऐसे मार्केट में लेफ्ट ओवर मनी, दैट मीन्स कि हमने जो पहला स्टेज था हमारा इन्वेस्ट और ग्रो बॉक्स, वहाँ पर जो है हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो ऐसे मार्केट पे फोकस करेंगे जहाँ पर हमारे कंपिटिटर्स नहीं है और बाकी का पैसा हम वहाँ पर लगाएंगे। थर्ड जो है हार्वेस्ट और डिवेस्ट बॉक्स। तो यहाँ पर जो है हार्वेस्ट और डिवेस्ट बॉक्स का मतलब क्या हुआ, the business units that are operating in the unattractive industries don't have sustainable competitive advantages, are incapable of achieving it and are performing relatively poor। देखो यहाँ पर हमें ऐसे बिजनेस यूनिट जो हमारे लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, हमें कोई एडवांटेज नहीं दे रहे हैं, तो उसको हम हार्वेस्ट या डिवेस्ट में ले जाएंगे। अगर हमें थोड़ी सी रेज ऑफ होप, अगर उम्मीद की किरण अगर हमें दिख रही है, तो उसके लिए हम हार्वेस्ट की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। और हमें ऐसा लगता है कि नहीं अब यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा नहीं है, तो जो है हम डिवेस्ट की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। फर्स्ट, इफ द बिजनेस यूनिट जनरेट्स द सरप्लस कैश, ठीक है, जहाँ पर रिटर्न जो है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट से अगर ज़्यादा है, खास करके कैश के रिटर्न्स, तो वहाँ पर हम हार्वेस्ट की स्ट्रेटेजी लेंगे। और सेकंड पोजीशन जो है कि जहाँ पर जो है आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटर्न से ज़्यादा है, दैट मीन्स आपने जितना इन्वेस्ट किया उतना पैसा भी आप वापस नहीं ले पाए, तो वहाँ पर जो है हम डिवेस्ट की स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। स्टेप 5 जो है जी मैककिन्सी मैट्रिक्स का, आइडेंटिफाई द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द ईच बिजनेस यूनिट। द जी मैककिन्सी मैट्रिक्स ओनली प्रोवाइड्स द करंट पिक्चर ऑफ द इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड द कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ ए बिजनेस यूनिट एंड डज नॉट कंसिडर हाउ दे मे चेंज इन द फ्यूचर। तो जी मैट्रिक्स के अंदर जो है हमने इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस के ऊपर और कंपटीशन के ऊपर हमने ज़्यादा फोकस किया है, और फ्यूचर में क्या चेंज होंगे उसके ऊपर हमने ज़्यादा फोकस नहीं किया है। ये इसकी एक लिमिटेशन है। नो डाउट ये किसको ज़्यादा बेनिफिशियल है, जी मैककिन्सी मैट्रिक्स जो है वो। इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू ग्रोथ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। देखो जो ग्रोथ के स्टेज में है ऐसी इंडस्ट्री के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। स्टेप 6 जो है वो प्रायोरिटाइज योर इन्वेस्टमेंट, कहाँ पैसा लगा रहे हो ये हम जी मैककिन्सी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली जानेंगे। द लास्ट स्टेप इज टू डिसाइड वेयर एंड हाउ टू इन्वेस्ट द कंपनीज मनी, पैसा जो है वो कहाँ लगाना है, बाय इवेल्यूटिंग द बिजनेस यूनिट एंड आइडेंटिफाइंग द बेस्ट वन टू इन्वेस्ट इन। और हम बाद में देखेंगे कि कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाना हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। इवन दो देर आर सम क्वेश्चंस, इतना डिसाइड करने के बाद भी अभी भी कुछ क्वेश्चंस है। इज इट रियली वर्थ इन्वेस्टिंग इनटू सम बिजनेस यूनिट, क्या हमें अभी भी जो है पैसा लगाना चाहिए, ठीक है, खास करके कब, जब हमने इन्वेस्ट और ग्रो में कुछ पैसा लगा लिया है और सिलेक्टिविटी और अर्निंग में कुछ पैसा लगा लिया है। तो सेकंड है हाउ मच एग्जैक्टली टू इन्वेस्ट इन, कितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट करना चाहिए। वेयर टू इन्वेस्ट इन टू द बिजनेस यूनिट, दैट मीन्स R&D में, मार्केटिंग में या वैल्यू चेन में, टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। हमें बिजनेस के कौन से फंक्शंस के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो जी मैककिन्सी के क्या एडवांटेजेस है, तो जी मैककिन्सी का जो सबसे पहला एडवांटेजेस है वो है हेल्प्स टू प्रायोरिटाइज द लिमिटेड रिसोर्स इन ऑर्डर टू अचीव द बेस्ट रिटर्न। ठीक है, हम यहाँ पर जो है लिमिटेड रिसोर्स में हम ज़्यादा अच्छा काम ले सकते हैं इस मैट्रिक्स को स्टडी करके। मैनेजर्स बिकम मोर अवेयर ऑफ हाउ देयर प्रोडक्ट्स और बिजनेस यूनिट्स परफॉर्म, हम यहाँ पर मैनेजर जो है वो ज़्यादा अवेयर रह सकता है कि बिजनेस कैसा परफॉर्म करेगा। इट्स मोर सोफिस्टिकेटेड बिजनेस पोर्टफोलियो फ्रेमवर्क देन BCG मैट्रिक्स, BCG से ज़्यादा अच्छा है। आइडेंटिफाइज द स्ट्रेटेजिक स्टेप्स
द कंपनी नीड्स टू मैक टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर जो है स्ट्रेटेजिक स्टेप भी अच्छे से आइडेंटिफाई किए हुए हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? रिक्वायर्स ए कंसल्टेंट और हाईली एक्सपीरियंस पर्सन टू डिटरमाइन इंडस्ट्रीज अट्रैक्टिवनेस। यहाँ पर सबसे पहले देखो, मैकिन्सी खुद एक बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म थी, ध्यान रहे, और जीई ने जो है ये अपना जो प्रोजेक्ट जो है वो मैकिन्सी को दिया था, इसलिए जो है इसका नाम जीई मैकिन्सी मैट्रिक्स पड़ा। कॉस्टली भी है। इट डजंट टेक इनटू अकाउंट द सिनर्जीज दैट कुड एग्जिस्ट बिटवीन 2 और मोर बिजनेस यूनिट्स। 2 या उससे ज़्यादा बिजनेस यूनिट के बीच में अगर आपस में कोई प्रॉफिटेबल कंसर्न है या तो वहाँ पर मिलकर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको ध्यान में नहीं ले रहा है। इसके बाद में जो इसका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है एक बुक में से उन्होंने एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है जो 2005 में एलिसन एंड के ने लिखी थी। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग इट्स स्ट्रेटेजी। उस स्ट्रेटेजी को डिफाइन करने का एक प्रोसेस का एक तरीका है। एंड मेकिंग डिसीजंस ऑन एलोकेटिंग इट्स रिसोर्सेज। कंपनी अपना पैसा कहाँ खर्चा करेगा ये भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का एक पार्ट है। टू परस्यू दिस स्ट्रेटेजी इट में ऑल्सो एक्सटेंड टू कंट्रोल मैकेनिज्म्स फॉर गाइडिंग द इम्पोर्टेशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी। कहने का मतलब क्या है कि कंट्रोल मैकेनिज्म भी जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का ही एक पार्ट है। तो दैट मीन्स हम यहाँ पर स्ट्रेटेजी के तौर पे क्या डिसाइड कर रहे हैं, कहाँ पैसा लगाएंगे उसको यही जो है, और कितना रिटर्न मिलेगा, यही सारी चीज़ें। तो दैट मीन्स कि जब आप प्लानिंग की एक्टिविटी करते हो तो उसके साथ में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी अपने आप ही जुड़ जाता है। तो इस एक्टिविटी को हम बोलेंगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग साइकिल। तो सबसे पहला जो है फॉर्मुलेट जो है स्ट्रेटेजी, उसके बाद में आएगा प्रपोज मिशन, और मिशन क्या है, उसके बाद में होगा प्रपोज गोल, एग्जामिन द इंटरनल इश्यूज, एग्जामिन एक्सटर्नल इश्यूज एंड समराइज फाइंडिंग इन ए स्वॉट एनालिसिस। और वहाँ से एक बार स्वॉट एनालिसिस के फाइंडिंग्स पे अराइव हो जाने के बाद में वापस फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजी। देखो वैसा ही है कि जैसे हमने मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग से हम कंट्रोलिंग पे जाके वापस प्लानिंग पे आते हैं, उसी तरीके से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का भी सेम प्रोसेस है। प्लानिंग इंप्लीमेंट करने के बाद में जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं तो उसको हम एक्चुअल के साथ कंपेयर करके जो है वापस हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में ही उसको ले जाते हैं। दैट मीन्स हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वापस जो है वो चेंज करेंगे। दैट मीन्स स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी एक, अगर हम एक देखें तो वो भी जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्लानिंग प्रोसेस इज मॉडिफाइड इन साइकिल्स ऑन अबाउट कंटेंट्स द स्टेप मोस्ट कॉमनली फॉलोड बाय मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। तो क्या क्या स्टेप्स यहाँ पर होते हैं? तो सबसे पहला जो है ऑर्गेनाइजेशन का मिशन डिसाइड करना, उसके बाद में गोल डेवलप करना, इंटरनल एनवायरनमेंट को एग्जामिन करना। इंटरनल एनवायरनमेंट होता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एग्जामिन करना जैसे कि अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इसके बाद जो है समराइजिंग फाइंडिंग ऑफ स्वॉट एनालिसिस एंड फॉर्मुलेट द फाइनल स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन स्वॉट। तो कहने का मतलब क्या था कि यहाँ पर स्वॉट एनालिसिस को उन्होंने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। और आपने अगर मेरी जो पार्ट 1 जो सबसे पहली वीडियो जो है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और प्लानिंग के ऊपर देखी होगी, तो उसके अंदर जो है हमने पेप्सी, नाइकी, एप्पल ऐसे अलग अलग केस स्टडीज देखे थे जिसका स्वॉट और टाउज एनालिसिस जो है वो दिया हुआ है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में जो है स्वॉट एनालिसिस का एक अलग इंपॉर्टेंस है। बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो क्या क्या बेनिफिट्स है, बहुत जल्दी हम उसको ले लेते हैं। इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, री एनर्जाइज अ डिसओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर कैओस है ऑर्गेनाइजेशन में तो कन्फ्लिक्ट है तो उसको हम दूर करेंगे। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फोकसेस ऑन एन ऑर्गेनाइजेशनल मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम्स, चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज। ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर फोकस करेंगे। टीम वर्क को प्रमोट करेंगे। लर्निंग और कमिटमेंट अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों चीज़ों पे फोकस रहेगा। इसके अलावा जो है कम्युनिकेशन, सारे स्टेक होल्डर जितने भी है उसके साथ कंपनी प्रॉपरली कम्युनिकेट करेगी। और इसके अलावा जो है ग्रेटर कंट्रोल ऑन ऑर्गेनाइजेशन, एक फोकस जो है हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन पे भी रहेगा। लिमिटेशन क्या है? तो सबसे बड़ी लिमिटेशन है टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्टली है। इसके अलावा कभी कभी ये भी होता है कि पुअर प्लान डेवलप होते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? फॉल्टी एज्यूम्शंस अबाउट द फ्यूचर, पुअर असेसमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़। आपके एज्यूम्शन रॉन्ग जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी आप जज नहीं कर पाते हो। और इसके बाद में जो है इम्प्लीमेंटेशन, तो इम्प्लीमेंटेशन अगर प्रॉपर नहीं किया हुआ है तो डिसइल्यूजनमेंट, तो दैट मीन्स आपने सोचा था कुछ और, एक्चुअल पिक्चर कुछ और है। साइनिसिज्म, आपके एज्यूम्शंस रॉन्ग हुए और उसका रिजल्ट अलग आया। एंड फीलिंग्स ऑफ द पावरलेसनेस ऑफन रिजल्ट
इफ पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड एनर्जी, देखो यहाँ पर स्टाफ जो है एक साइकोलॉजिकली एक प्रेशर में आ जाएगा अगर आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फेल हुई तो। स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स जो है यहाँ पर उन्होंने ग्ल्यूक और जॉर्ज जेनेरिक स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स एक थियरी उन्होंने डिस्कस करी हुई है, एंड पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजी। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्ल्यूक एंड जॉर्ज जेनेरिक स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर जो है ग्ल्यूक और जॉर्ज इज़ वाइडली रिफर टू, उन्होंने जो है 1984 में एक थियरी दी थी। These authors develop a complex metric involving expansion or retrenchment and stability aspects across product and market functions. Using these metrics, Heath et al. And Pierce et al. Postulate that there is existing 4 grand strategies। देखो ग्लूक एंड जॉर्ज में मेनली जो है 4 स्ट्रेटेजी है, स्टेबिलिटी, इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल एक्विजिटिव ग्रोथ एंड रिट्रेचमेंट। तो यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पर यह है कि सेफ गार्डिंग ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेटेजीज। अभी जो दैट मीन्स की जो बिजनेस की करंट सिचुएशन है उसको मेंटेन करना, ये होता है स्टेबिलिटी। तो फॉर एफिशिएंट स्टेबिलाइजेशन के लिए क्या करना चाहिए? तो फ्यू फंक्शनल चेंज आर मेड इन द प्रोडक्ट और मार्केट। तो क्या क्या चेंज हम करेंगे? तो यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले कस्टमर सर्विस के ऊपर जो है हमें फोकस करना है। सेकंड जो है हमें डू नथिंग न्यू की स्ट्रेटेजी के ऊपर हमें काम करना है, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी लेनी है। जब आप नया करने जाओगे, इन्वेस्टमेंट अगर नया कर दोगे तो वहाँ पर जो है आपकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। शार्प फोकस ऑन द इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट ऑन फंक्शनल परफॉर्मेंस। बिजनेस का परफॉर्मेंस के ऊपर हमें ध्यान में रखना है, परफॉर्मेंस आपका इंप्रूव होना चाहिए। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को चेंज नहीं करेंगे। एंड प्रोपोर्शनल इम्प्रूवमेंट एवरी ईयर, हम यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि हर एक साल में जो है प्रोपोर्शनल इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और हमारा मेन फोकस जो रहना चाहिए वो है रिटर्न इंक्रीज, दैट मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने पर। सेकंड है इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। तो इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी में जो है हमारा मेन फोकस जो है बिजनेस ऑपरेशन पे रहेगा। तो यहाँ पर जो है इंटरनल ग्रोथ किसको बोलेंगे? एक्सपांसन। कि हमारा बिजनेस ऑपरेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल ग्रोथ। किस तरीके से हो सकता है? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट आर एम्फेसिस टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, एंटर न्यू मार्केट्स एंड एम्ब्रेसिंग न्यू टेक्नोलॉजी। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पर नया प्रोडक्ट लाना है, मार्केट को एक्सपांड करना है। और यहाँ पर जो है कंपनी अगर चाहे तो मॉडरेट रिस्क जो है स्टेज पे ले सकती है। देखो स्टेबिलिटी में आपको रिस्क लेने से मना किया गया था, पर जब इंटरनल ग्रोथ की बात आती है तो आपको मॉडरेट रिस्क जो है आप ले सकते हो। इंक्लूड्स डाइवर्सिफिकेशन, एक्विजिशन एंड मर्जर्स। अब जो थर्ड स्टेज जो है वो है एक्सटर्नल एक्सपांसन। तो एक्सटर्नल एक्सपांसन के अंदर जो है एक्विजिशंस, मर्जर्स, दैट मीन्स हम आउटसाइड जब दूसरा कोई बिजनेस अगर हम परचेस करेंगे, किसी कंपनी को टेक ओवर करेंगे तो इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल एक्सपांसन। इसके बाद जो है रिट्रेचमेंट। तो रिट्रेचमेंट जो है पियर्स ने 1987 में ये थियरी दी थी। तो रिट्रेचमेंट का मतलब एक कट बैक इन कॉस्ट। हम जो है कॉस्ट कटिंग के ऊपर फोकस करेंगे और बिजनेस के ऑपरेशन को हम कम करेंगे। देखो ऐसा कब होगा कि जब हमारा बिजनेस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका कम हो रहा है, आपकी जो प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है, आपकी रेवेन्यू कम हो रही है, तो इसमें जो है हम रिट्रेचमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। मेन फोकस रहेगा रिड्यूसिंग कॉस्ट, इंक्रीजिंग रेवेन्यू, रिड्यूसिंग एसेट्स एंड रीऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट एंड मार्केट्स टू अचीव ग्रेटर एफिशिएंसी। External retrenchment constitute a more serious form of strategic turnaround, including such measures as divestiture and liquidation। कभी कभी जो है रेयर केस में ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी को लिक्विडेट करना पड़े, दैट मीन्स बिजनेस ही क्लोजर हो जाए। फॉर टेम्पररी सेटबैक्स कट। देखो और कभी अगर बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं हुआ है तो जो है हम कैपिटल के कम कर सकते हैं बिजनेस की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट और फिक्स कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं। इन्वेंट्री लेवल्स, मैन पावर, डिविडेंड जो है हम उसका रेट हम कम कर सकते हैं। जहाँ पर विड्रॉ मार्जिनल मार्केट, सम ब्रांड्स, प्रोडक्ट साइज, हम जो है हमारा प्रोडक्शन कम कर सकते हैं। गो फॉर सेल ऑफ सम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, और ज़रूरत पड़ी तो हमारी फिक्स्ड एसेट्स को भी हम बेच सकते हैं। एट लास्ट ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन में सीक फॉर लिक्विडेशन विच मीन्स कॉर्पोरेट डील, कॉर्पोरेट डेथ। सॉरी, तो कहने का मतलब क्या था कि अगर इसके बावजूद भी अगर आप रिकवर नहीं हो पा रहे हो तो यहाँ पर जो है बिजनेस को लिक्विडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद में जो है वो है पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजीज। तो 1985 में
पॉर्टर ने अपनी बुक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग सुपीरियर परफॉर्मेंस में उन्होंने इस थियरी को बताया था। और यहाँ पर उन्होंने जो स्ट्रेटजी बताई थी वो थी सबसे पहले कॉस्ट लीडरशिप, जिसको बोला था 9 फ्रिल्स। उसके बाद में था डिफरेंशिएशन, क्रिएटिंग यूनिकली डिजायरेबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और थर्ड था फोकस, तो दैट मीन्स ऑफरिंग ए स्पेशलाइज्ड सर्विसेज इन अ निश मार्केट। तो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी का मतलब क्या था? तो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी का मतलब है अपीलिंग टू ए कॉस्ट कॉन्शियस और प्राइस सेंसिटिव कस्टमर। ऐसे कस्टमर की जिसको सस्ता माल चाहिए उनके ऊपर हमें फोकस करना है, और जो प्राइस टू वैल्यू रेशियो, दैट मीन्स प्राइस कंपेयर टू व्हाट कस्टमर रिसीव, ऐसे कस्टमर की जिनको मालूम है कि हम कितना पैसा दे रहे हैं, बदले में हमें क्या वैल्यू प्रोडक्ट की मिल रही है। स्टिल अचीविंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और अगर आप चाहो तो जो है कम प्राइस में भी आप अपना प्रॉफिट जो है इंक्रीज कर सकते हो। द फर्म मस्ट बी एबल टू ऑपरेट एट ए लोअर कॉस्ट देन इट्स राइवल। देयर आर 3 मेन वेज टू अचीव दिस। किस तरीके से हम ये अचीव कर सकते हैं हाई रेवेन्यू? तो सबसे पहला है द फर्स्ट अप्रोच इज अचीविंग हायर एसेट यूटिलाइजेशन, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। इन मैन्युफैक्चरिंग इट विल इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ हाई वॉल्यूम्स ऑफ आउटपुट। द फर्म होप्स टू टेक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। उसके बाद में जो सेकंड डायमेंशन जो है उसका अचीविंग लो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करेंगे। थर्ड डायमेंशन जो है उसका कंट्रोल ओवर द वैल्यू चेन इंक्लूडिंग ऑल फंक्शनल ग्रुप, फाइनेंस, सप्लाई, प्रोक्योरमेंट, तो दैट मीन्स हमारी इन्वेंट्री को हम यहाँ पर कंट्रोल करेंगे। वॉलमार्ट इज नॉन फॉर स्क्वीजिंग इट्स सप्लायर टू प्राइस इट्स प्रोडक्ट्स रीजनेबली लो। वॉलमार्ट जो है अपने कस्टमर को काफ़ी कम कीमत में जो है प्रोडक्ट देता है। द ग्रेटेस्ट रिस्क इन परसुइंग ए कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी इज दैट द कंपिटिटर्स में फॉलो द सेम कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटेजीज। तो यहाँ पर प्राइस वॉर होने का यहाँ पर भी खतरा है। इसके बाद में है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। तो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि ऐसे कस्टमर की जिसको प्राइस में चेंज होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, दैट मीन्स नॉन प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है। तो अगर कस्टमर प्राइस को फोकस नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो या तो क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहा है या कंपनी के ब्रांड वैल्यू के ऊपर फोकस कर रहा है। तो यहाँ पर जो है खास करके ऐसे कस्टमर की जिसको प्राइस कम या ज़्यादा होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो कंपनी को इस सिचुएशन का फ़ायदा लेना चाहिए और अपनी प्रोडक्ट के ऊपर जो है प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हैं। इट कैन बी अचीव्ड बाय द एक्सीलेंट ब्रांड मैनेजमेंट विथ क्रिएट यूनिकनेस। तो यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है कि आप प्रीमियम कब ले सकते हो, कि जब जो है आपका प्रोडक्ट यूनिक है और आपकी ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छी है। एप्पल कुड ब्रांड its iPhones, computers and iPads. Mercedes-Benz C-Class could sell its cars as the most expensive ones. Cafe Coffee Day could differentiate its coffee and Nike could brand sport clothing and shoes. बट माइंड यू काफ़े कॉफ़ी डे का केस थोड़ा सा अलग है। काफ़े कॉफ़ी डे जो है वो लॉस में गया और उसके जितने भी अब रिटेल आउटलेट्स की जो चेन थी वो अब बंद हो चुकी है, और उसके जो ऑनर है वो शायद उन्होंने भी जो है इंसॉल्वेंसी फाइल करी थी। तो यहाँ पर उन्होंने एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स की उन्होंने बात करी है कि जो अपने प्रोडक्ट के ऊपर प्रीमियम लेते हैं। तो दैट मीन्स प्रीमियम का मतलब क्या है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस सरप्लस प्रॉफिट। तो दैट मीन्स कहने का मतलब यह है कि वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रहे हैं। हाउएवर फॉर एंसरिंग सक्सेस ऑफ इट्स डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी कंपनी मस्ट अंडरटेक द हाई क्वालिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एबल टू डिलीवर प्रीमियम प्रोडक्ट, राइगरस ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग अबाउट डिफरेंशिएटेड ऑफरिंग्स। देखो राइगरस ब्रांडिंग मार्केटिंग के ऊपर उनको काफ़ी फोकस करना है। नीड टू स्टे एजाइल विद द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, अपने प्रोडक्ट को कॉन्स्टेंट इंप्रूव करना है। इसके बाद में जो है फोकस स्ट्रेटेजी, फोकस स्ट्रेटेजी में उसको निश स्ट्रेटेजी भी बोला जाता है। Further, such companies may either use a cost focus or differentiation focus, while cost focus markets from the lowest cost producer in such niche or segment. Differentiation focus creates competitive advantage through differentiation within the niche or segment. देखो अब हम बात करते हैं कि निश स्ट्रेटेजी। तो निश स्ट्रेटेजी किसको बोलेंगे? गेट होल्ड ऑफ द डायनेमिक्स ऑफ सच निश मार्केट एंड यूनिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ इट्स कस्टमर। हम कस्टमर बेस्ड मार्केट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो इसको हम बोलेंगे फोकस स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पर हमारा मेन जो फोकस है वो कस्टमर पे रहेगा। तो ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो चैप्टर था स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप इसकी तीनों वीडियो देखें और अपने जो ओपिनियन है आपका कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि मैं इसको इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।